नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 813 पेपर की क्लास स्टार्ट करेंगे। गणित शिक्षण आपकी सब्जेक्ट है, गणित शिक्षण। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर गणित शिक्षण की क्लास कब स्टार्ट करेंगे, सर गणित शिक्षण की क्लास स्टार्ट करो। तो आज हम MP DELED प्रथम वर्ष की जो गणित शिक्षण की सब्जेक्ट है उसी की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए आपके लिए। आपका जो गणित शिक्षण का पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है। जी हाँ दोस्तों, 70 नंबर का होता है। पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने हैं। तो आज हम इस क्लास में इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आपको इस क्लास को फुल वॉच कर लेना है और सभी जगह शेयर कर दो। आपके व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम, सभी जगह इसकी लिंक, इस क्लास की लिंक शेयर कर दो ताकि और स्टूडेंट, आपके यार दोस्त सभी देख सकें इस क्लास को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि MP DELED की हर एक जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास आने वाली जो भी आगे आएंगी क्लासेस वो भी आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसलिए आप बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक है, सभी जगह शेयर कर दो। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गणित शिक्षण आपकी विषय का नाम है। ठीक है, MP DELED प्रथम वर्ष वालों की। वराहमिहिर द्वारा लिखित कोई दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है वराहमिहिर द्वारा लिखित कोई दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कैसे करनी है आप यहाँ पे देखेंगे। आपको थोड़ी स्टार्टिंग ऐसे करनी है। वराहमिहिर प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो भी देखकर खुश होगा कि आपने एक अच्छे क्वेश्चन की और अच्छे तरीके से आंसर की शुरुआत की है। थोड़ा बहुत लिखना अच्छा रहता है। डायरेक्ट ग्रंथ लिखेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा जो वराहमिहिर गणितज्ञ हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देंगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वराहमिहिर प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। अब उनके दो प्रमुख ग्रंथों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर देने का थोड़ा तरीका भी आना चाहिए। तो उनके जो प्रमुख दो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। तो इनका पहला ग्रंथ है बृहत संहिता। इसमें ज्योतिष, मौसम, वस्तु, ग्रह, नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, दूसरा है पंचसिद्धांतिका। पंचसिद्धांतिका ये दूसरा ग्रंथ है। इसमें खगोल विज्ञान के 5 प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हमने थोड़ा थोड़ा लिखा गया है डिटेल में, यानी कि 2 नंबर का या 3 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना लिखेंगे तो काफ़ी आपके लिए। ठीक है, उसके बाद इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान की उन्नति का पता चलता है। इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय विज्ञान की उन्नति का पता चलता है। तो ये 2 प्रमुख ग्रंथ थे जो हमने बताए, क्योंकि 2 ही पूछे आपके प्रश्न में। ठीक है, ये प्रश्न में 2 ही पूछ रहा है। वराहमिहिर द्वारा लिखित कोई 2 ग्रंथ लिखने, और भी कई सारे ग्रंथ हैं लेकिन इसने प्रश्न में 2 पूछे तो हम 2 ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा यहाँ पे जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखने का तरीका समझें। थोड़ा पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देंगे। वराहमिहिर का हमने थोड़ी सी जान पहचान कराई है। एग्जामिनर से जो कॉपी चेक करेगा वो देखेगा कि वराहमिहिर प्राचीन भारत के महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, ऐसे आप लिखेंगे। फिर उस प्रमुख ग्रंथों के नाम, उनके बारे में थोड़ा कि इन ग्रंथों में क्या होता है, फिर उनके बाद ये लिख के आपका आंसर एकदम पक्का हो जाएगा। आपको 3 नंबर या 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा लिखने का तरीका भी सीखें, एग्जाम में उत्तर लिखने का तरीका। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्यभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आर्यभट्ट प्रथम है, उन पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त में मतलब उसका उत्तर देना है कि आर्यभट्ट कौन थे। ठीक है, डिटेल में उत्तर नहीं देना है। तो आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। सभी जो भी गणित को लेकर है उनके बारे में यही लिखा जाता है कि वो गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। अब उनके बारे में थोड़ा पॉइंट बना के हम लिखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया था। ठीक है, संक्षिप्त में पूछ रहा है तो हम पॉइंट के माध्यम से इसमें लिख सकते हैं। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, ये आप लिख सकते हैं। उन्होंने आर्यभट्टी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तीसरा पॉइंट, उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने गणित में शून्य यानी 0 और दशमलव पद्धति के विकास में योगदान दिया।
उन्होंने पाई का मान लगभग 3.14 बताया। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट के, तो हमने पॉइंट बना के लिख दिए, ठीक है। उन्होंने जो कहा वो हमने पॉइंट के माध्यम से आपको समझा दिया है, और आप ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चनों के आंसर, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं, उनके कार्यों का उपयोग आज भी गणित और विज्ञान में किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो नोट्स परचेस कर लो, ठीक है। नंबर नोट करो 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो व्हाट्सअप मैसेज करें सर हमें नोट्स लेने हैं, प्रथम वर्ष के द्वितीय वर्ष के आप ले सकते हैं 72 40 28 72 81, क्योंकि नोट्स इम्पोर्टेंट है। नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अगर आप नोट्स पढ़ते हैं और ये क्लासेस देखते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल जीरो है, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, अगर वो नोट्स पढ़ते हैं तो उनकी 90+ % जाएगी, ठीक है। और जिनकी तैयारी नहीं है वो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, जिनकी तैयारी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ के उनकी परसेंटेज हाई चली जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो अब बिना देरी किए थोड़े से पैसे खर्च करें और नोट्स परचेस कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मैं लगा देता हूँ पहले ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ना एक पेपर में आपसे पूछेगा जरूर, निगमन विधि की व्याख्या कीजिए। निगमन के बारे में जरूर पूछेगा आपसे, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 1 नंबर का, 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गणित के पेपर में आएगा, ये किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, निगमन विधि की व्याख्या कीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा, निगमन विधि होती क्या है पहले आप ये समझेंगे। निगमन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें सामान्य नियम से शुरू करके विशेष उदाहरण तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। सामान्य नियम से शुरू करके विशेष उदाहरण तक पहुंचाया जाता है, यानी सरल भाषा में समझेंगे, पहले नियम बताया जाता है फिर उसे उदाहरणों से समझाया जाता है, इसे ही निगमन विधि कहते हैं, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। पहले नियम बताए जाएंगे आपको, फिर उसके बाद उदाहरणों से समझाया जाएगा। यानी कि जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो पहले नियम बताएंगे कि ये नियम है। कोई भी गणित का टॉपिक पढ़ाएंगे तो पहले आप नियम बताएंगे, उसके बाद उसे उदाहरणों से समझाएंगे, ठीक है। तो वही क्या है, वो निगमन विधि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे। निगमन विधि की जो मुख्य विशेषताएं, इसमें क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, ठीक है। पहले नियम सूत्र बताया जाता है फिर उदाहरण दिए जाते हैं। पहले नियम और सूत्र बताए जाते हैं फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इसकी विशेषता, मुख्य विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। निगमन विधि की विशेषता भी पूछ लेता है, निगमन विधि की 2 विशेषताएं लिखिए या 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। तार्किक विधि, इसमें तर्क और सोच का उपयोग होता है। तीसरे पॉइंट में देखें, तीसरी विशेषता देखेंगे इसकी, समय की बचत, यानी सीधे नियम बताने से समय कम लगता है इसे पढ़ाने में, इस विधि के माध्यम से पढ़ाने में, ठीक है। और चौथा पॉइंट है शिक्षक केंद्रित विधि। ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है, इसमें शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें शिक्षक ही बताता है एक स्टूडेंट को, ठीक है, विद्यार्थी को। तो ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप ये देख सकते हैं, गणित में शिक्षक पहले बताता है समकोण त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, फिर प्रश्न हल करके समझाता है, ठीक है। पहले उदाहरण बताता है, पहले नियम बताता है फिर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता है, ठीक है। अब इसके लाभ की बात करें, जो लाभ है इस विधि के, यानी कि निगमन विधि के लाभ भी आपसे पूछ लेता है। निगमन विधि के 2 लाभ लिखिए या 3 लाभ लिखिए, जल्दी समझ में आ जाती है। निगमन विधि से आप पढ़ाते हैं तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, समय की बचत होती है, इस विधि के माध्यम से आप पढ़ाते हैं तो परीक्षा के लिए उपयोगी है, ठीक है। परीक्षा के लिए उपयोगी कौन सी विधि, निगमन विधि। ये इसके लाभ हो गए। अब इसकी हानियाँ देखेंगे, इससे कौन कौन सी हानि होती हैं। बच्चे खुद खोज नहीं करते हैं, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित होती है, सारी चीज़ें शिक्षक करता है, तो ये बच्चे के लिए हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद खोज नहीं करते हैं, ठीक है। सारा काम कौन करता है, शिक्षक करता है। रटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि शिक्षक समझाता है ज़्यादा, क्योंकि इसमें नियम बताए जाते हैं तो आपको रटना पड़ेगा नियम को, तो ठीक है, तो रटने की संभावना अधिक होती है। और तीसरा पॉइंट है कम रुचिकर हो सकता है, ठीक है, इसमें बच्चे कम इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो ये इसकी हानियाँ हो जाएंगी। ये आप हानि के तौर पे लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि निगमन विधि की 2 हानियाँ लिखी या 3 हानियाँ लिखी है, ठीक है, कौन कौन सी हानि हो सकती हैं, लाभ हानि आपसे दोनों पूछ सकता है, तो आप इसी क्वेश्चन को अच्छे से समझें और पढ़ें, ठीक है।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणन के क्रम विनिमय नियम को परिभाषित कीजिए। यानी गुणन के क्रम विनिमय नियम को परिभाषित कीजिए। यानी गुणा करते समय आपको क्रम और विनिमय क्रम का नियम को आपको परिभाषित करना है। यानी कि मैं आपको इसके आंसर के माध्यम से समझाऊं प्रश्न क्या चाहता है, आपको समझ आएगा। गुणन का क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर उसका उत्तर कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, यानी कि आपको मैं सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा। a गुणा बी बराबर b गुणा a। यानी कि यहाँ पे आप समझेंगे 4 गुणा 7 कर लो तब भी 28 आएगा, 7 गुणा 4 कर लो तब भी 28 आएगा। यानी कि 4 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 28 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इनके क्रम चेंज कर लो। यानी कि 7 को पहले रख लो, फिर उसके बाद 4 लिख दो, बराबर करेंगे तब भी 28 आएगा। ठीक है, यही नेम कह रहा है। ये कौन सा नेम हो जाएगा आपका, गुणन का क्रम और विनिमय नियम हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय नियम आपसे पूछता है तो आप ये लिख सकते हैं, गुणन का क्रम विनिमय नियम कहता है कि दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर उनका उत्तर कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, उत्तर कैसा रहता है, समान रहता है। दोनों का उत्तर समान होता है, इसलिए क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी संख्या आगे पीछे कर सकते हैं, उत्तर उसका समान ही रहेगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 सही 3/5 भिन्न का अंश लिखिए। यानी कि मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से लिख के समझा देता हूँ। ये ऐसे लिखा हुआ है 3 सही 3/5, यानी कि ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, मिश्रित भिन्न हो जाएगी ये आपकी। तो इसमें अंश पूछ रहा है, आपको पता ही होगा अंश और हर, यानी कि अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। ठीक है, यानी ऊपर की जो संख्या होती है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो संख्या लिखी रहती है उसे हर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसमें जो हर हो जाएगा वो कितना, अंश होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें अंश हो जाएगा इसमें 3। ठीक है, 3 इसमें क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ये आगे वाला 3 नहीं, ये ऊपर वाला 3। ठीक है, अगर इस मिश्रित भिन्न से हम, रुको एक सेकंड, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यानी संख्या 3 सही 3/5 एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है, इनमें 2 भाग होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं, पूरा भाग होता है ये 3 वाला। ठीक है, अब इसके बाद जो भिन्न बचेगी वो कौन सी बचेगी, 3/5। ठीक है, क्लियर। अब इसमें अंश आपको बताना, तो अंश कौन सा हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है, अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। ठीक है, हर कौन सा होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो अंश की बात कर रहा है तो हर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला 3 हो जाएगा, ये इसका अंश हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, वो क्या होगा, हर होगा। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वही चीज़ है, अंश 3 हो जाएगा ये 3/5 में, और हर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अंश पूछा इसलिए अंश, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये लिख के समझाना है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में आपको लिखते हुए समझाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है, DLED में पहले भी पूछा गया है। 3 सही 3/5 में भिन्न का अंश लिखिए। आपको आंसर समझ में आना चाहिए। ये संख्या कोई सी भी हो सकती है, संख्या जरूरी नहीं कि आपसे ये भी पूछ ले आगे एग्जाम में, कोई सी भी हो सकती है। आपको ध्यान रखना है अंश कहाँ होता है, अंश ऊपर होता है। ठीक है, और हर नीचे होता है, हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ जाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं, जो खेत जोतने वाले हल होते हैं ना, वो नीचे ही तो चलते हैं ज़मीन में, बस इतना ध्यान रखना। जो नीचे ज़मीन में चलते हैं हल, वो हर यानी कि नीचे होता है और अंश हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। आपके कहने पर हम गणित की क्लास लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए, फिर भी आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करो जल्दी से, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट भी करते रहें ताकि हमें लगे बच्चे देख रहे हैं, कमेंट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई एक गणितीय पहेली बनाकर लिखिए। कोई एक गणितीय पहेली बनाकर लिखिए। आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी पहेली लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक संख्या सोचिए आप, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें एक पहेली बनानी है आपको। ठीक है, एक संख्या सोचिए, उसमें 2 से गुणा कीजिए। आप कोई सी भी संख्या सोचिए, फिर उसमें 4 जोड़िए, और अब परिणाम 20 है। यानी कि 20 कैसे आया आपको ये बताना है। तो इसमें कह रहा है एक संख्या सोचिए, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक आपने संख्या सोच ली 8। ठीक है, 8 संख्या सोच ली, उसमें 2 से गुणा कीजिए। इसमें हमने 2 से गुणा किया,
बराबर में कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 16 आ गया। उसके बाद फिर उसमें 4 जोड़िए, 16 में हमने कितना जोड़ा प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब परिणाम 20 है, वह बताइए संख्या क्या है, तो संख्या कौन सी है, वो 8 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही आपको आराम से लिखना है डिटेल में, जैसे ये इसमें मैंने गणित की भाषा में लिखा हुआ है, इधर आप देखेंगे तो ये गणित की भाषा में लिखा हुआ है और इधर ये हिंदी में लिखा हुआ है। आपको ऐसे हिंदी में लिखना है और गणित की भाषा में भी आपको लिखना है। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा। डिटेल में थोड़ा समझाते हुए लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे इसको हल किया है, आप इसे देख सकते हैं। मान लेते हैं x, और आप ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने किया है, आप डिटेल में जैसे मैंने अभी आपको ऊपर करके बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। ठीक है, गणित सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो गणित सीखने में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, गणित सीखने में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है सिखाने में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, शिक्षक कठिन विषयों को आसान बनाता है, उदाहरण और चित्रों से समझाता है। एक शिक्षक बच्चों को उदाहरण और चित्रों से समझाता है, बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है, हर छात्र की समस्या को समझकर समाधान देता है। कौन देता है, ये शिक्षक के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अभ्यास करवाकर बच्चों की समझ मजबूत करता है। कौन करता है, शिक्षक करता है। छात्रों में आत्मविश्वास और रुचि पैदा करता है। कौन करता है, शिक्षक करता है। एक अच्छा शिक्षक गणित को डर नहीं बल्कि मज़ेदार बना देता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं एक शिक्षक के बारे में। ठीक है, अब गणित सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका निभानी है। ठीक है, विद्यार्थी की क्या भूमिका रहती है गणित सीखने के लिए, तो विद्यार्थी की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसके पॉइंट भी लिखने हैं, उसे ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। यानी एक विद्यार्थी को गणित सीखने के लिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, नियमित अभ्यास करना चाहिए। एक विद्यार्थी के बारे में यानी एक स्टूडेंट के बारे में लिखना है। अपने आप को आप स्टूडेंट समझ के इन्हें ध्यान से दें, उसे ध्यान देना चाहिए। यानी आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, यानी ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए, नियमित अभ्यास करना चाहिए, समझ में न आए तो तुरंत प्रश्न पूछना चाहिए, खुद से सवाल हल करने की कोशिश करनी चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं, यानी स्टूडेंट के बारे में। और धैर्य और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको आराम से सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है समझते हुए। ठीक है, धैर्य रखें, अच्छा स्कोर होगा आपका, डरना नहीं है इस डीएलएड एग्जाम से। ठीक है, क्लियर। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह गणित को आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही सेम टू सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। गणित सीखने की प्रक्रिया में सिखाने वाले की भूमिका लिखिए। यानी गणित सीखने की प्रक्रिया में आपको सिखाने वाले की भूमिका लिखनी है। तो सिखाने वाला कौन होता है, टीचर होता है। ठीक है, सिखाने वाला कौन होता है, टीचर होता है। यानी गणित, पहले क्वेश्चन समझेंगे, गणित सीखने की प्रक्रिया में सिखाने वाले की भूमिका लिखी है। ये टीचर हमने जोड़ रखा है इसमें। ठीक है, इसलिए कि आपको समझ आ सके। कौन सिखाता है आपको गणित, एक शिक्षक सिखाता है, एक टीचर सिखाता है। जैसे अभी हमने आपको पॉइंट के माध्यम से समझाया था, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर किया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, लेकिन आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, वह छात्रों का मार्गदर्शक और प्रेरक होता है। ठीक है, आपको ये लाइन लिख के अब मुख्य भूमिका लिखनी है। ठीक है, सिखाने वाले की, सिखाने वाला कौन होता है, एक शिक्षक होता है। तो शिक्षक के बारे में ही आपको पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, विषय को सरल और स्पष्ट बनाता है। कौन बनाता है, एक शिक्षक बनाता है जो गणित सिखाने वाला होता है। ठीक है, छात्रों में रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करता है। कौन करता है, शिक्षक करता है। उदाहरण और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना कौन करता है, एक शिक्षक करता है। सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देना कौन देता है, शिक्षक देता है। ठीक है, निष्कर्ष में देखते हैं आप, शिक्षक प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार होता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें सीखने की भूमिका बताई गई है। गणित सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला कौन होता है, स्टूडेंट होता है, और सिखाने वाला एक टीचर होता है। ठीक है, तो हम इसमें एक स्टूडेंट की भूमिका देखेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया में छात्र की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी एक शिक्षक की होती है, सिखाने वाले की होती है। ठीक है, तो अब हम एक स्टूडेंट के बारे में यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, भूमिका यानी मुख्य भूमिका लिखेंगे एक सीखने वाले की। सीखने वाला कौन होता है, एक स्टूडेंट होता है। ठीक है, एक विद्यार्थी होता है। तो ध्यान से सुनना और समझना कौन करता है, एक स्टूडेंट करता है। ठीक है, नियमित अभ्यास करना
ये किसके लिए होता है? एक स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट को नियमित अभ्यास करना चाहिए, ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, प्रश्न पूछना और जिज्ञासा रखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई शिक्षक उसे पढ़ा रहा है तो उसके मन में प्रश्न पूछने और जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है, और स्वयं प्रयास करना चाहिए सीखने का, ठीक है। दूसरे पर निर्भर नहीं कि शिक्षक ही सब कुछ सिखाए, एक स्टूडेंट को भी स्वयं ही प्रयास करना चाहिए सीखने के लिए। 5वां पॉइंट कह रहा है गलतियों से सीखना, ठीक है। अगर स्टूडेंट कोई भी गलती कर रहा है सीखने में तो उसे उससे गलतियों से सीखना चाहिए। सक्रिय और मेहनती छात्र ही अच्छे गणित सीख सकते हैं, ठीक है। जो एक्टिव रहते हैं, जो स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं, वो ही जल्दी गणित को सीख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीखने के संदर्भ में वुडवर्थ एवं गेट्स की परिभाषा लिखिए। सीखने के संदर्भ में आपको वुडवर्थ जो एक मनोवैज्ञानिक है और गेट्स ही है, उनकी परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सीखने के बारे में हम समझेंगे। अधिगम यानी कि लर्निंग यानी सीखना। अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, ठीक है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से समझाया है, ठीक है। तो वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे। वुडवर्थ और गेट्स के अनुसार आपको परिभाषाएं बतानी है, तो सबसे पहले हम वुडवर्थ की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो वुडवर्थ के अनुसार देखेंगे तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे। जब व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नया सीखता है और उसके व्यवहार में बदलाव आता है तो उसे अधिगम कहते हैं, ठीक है। अधिगम यानी सीखना। क्लियर यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट गेट्स की परिभाषा देखें। गेट्स के अनुसार हमसे 2 परिभाषाएं पूछी गई हैं प्रश्न में, एक वुडवर्थ के अनुसार और गेट्स के अनुसार। तो अधिगम अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, ये किसने दी है ये परिभाषा? ये गेट्स ने दी है, ठीक है। अधिगम अनुभव और अभ्यास के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो स्थायी परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम की परिभाषा यानी सीखने के संदर्भ में वुडवर्थ और गेट्स की परिभाषा है ये। तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके मैं आपको बता देता हूँ। केवल अस्थायी नहीं बल्कि अभ्यास से जो स्थायी बदलाव आता है वही वास्तविक अधिगम होता है, यानी वही सीखना होता है, ठीक है। वास्तविक सीखना होता है। ये थोड़ी सी हल्की सी व्याख्या आसान शब्दों में, और ये परिभाषा है जो गेट्स ने दी है, ठीक है, ऊपर लिखी हुई है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, नोट्स भी परचेस करें। नोट्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा निष्कर्ष में देखें, दोनों के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करें सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लो। मैं आपको फिर से नंबर नोट करा रहा हूँ, 72 40 28 72 81, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर। तो नोट्स परचेस कर लो। अभी तक आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो 72 40 28 72 81 नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें और नोट्स ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कम समय में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधिगम के कोई 3 पद लिखिए, यानी 3 स्टेप, लर्निंग स्टेप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। अधिगम के कोई 3 पद आपको लिखने हैं। तो पहले अधिगम के बारे में। अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। उनमें से जो मुख्य पद हैं वो निम्न प्रकार हैं, ठीक है। आप भी एग्जाम में अगर ऐसे पूछे तो आप ऐसे ही आंसर लिखें। अधिगम के कोई 3 पद लिखने की बोल रहा है तो आंसर देखें आप आंसर की शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है क्योंकि हम क्रम के अनुसार ही धीरे धीरे सीखते जाते हैं, ठीक है, जिसमें कई चरण होते हैं। सीखने के कई सारे चरण होते हैं। इनमें से जो मुख्य 3 पद है वो आपको लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पद की बात की गई है, 3 चरणों की। तो 3 चरण हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे सीखा जाता है, ठीक है। तो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, ठीक है। यह सीखने की इच्छा और उत्साह, बिना प्रेरणा के सीखना संभव नहीं है, ठीक है। यह सीखने की इच्छा और उत्साह पैदा करता है एक स्टूडेंट या किसी भी इंसान के प्रति, ठीक है। आप मोटिवेट्स होते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि मैं भी ये सीखूं या ये काम करूं या ये सब करूं, ठीक है। तो बिना प्रेरणा के सीखना संभव नहीं होता है किसी के भी लिए, ठीक है। अच्छे अंक लाने की इच्छा से छात्र पढ़ाई करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रेरणा हो जाएगी। दूसरे चरण की बात करें, अभ्यास। दूसरा चरण कहता है अभ्यास, ठीक है। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, बार बार करने से कार्य में निपुणता और सुधार आता है, ठीक है। बार बार करने से क्या आती है? निपुणता आती है और सुधार आता है। आप कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या
आप जैसे कि ये क्लास देख रहे हैं, बार बार इस क्लास को देखोगे तो आप में निपुणता और सुधार आएगा, बार बार सीखने को नया कुछ मिलेगा। क्योंकि एक बार क्लास देखोगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, दूसरी बार देखोगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगी, तीसरी बार देखोगे तो और ज़्यादा समझ आएगी। जैसे ही आप नोट्स हमसे परचेस करते हैं, नोट्स खरीदते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा और समझ आएगा, दूसरी बार जैसे 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन और आंसर आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, गणित के सवाल बार बार हल करने से समझ बढ़ती है। ठीक है, जितना अभ्यास करोगे उतनी आपकी समझ बढ़ेगी। तीसरे पद यानी तीसरे चरण की बात करें, प्रबलन यानी कि प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसमें सही कार्य पर प्रशंसा या पुरस्कार मिलने से सीखना मजबूत होता है। ठीक है, अगर आपने कोई कार्य किया है अच्छे से तो आपकी प्रशंसा हो जाए या आपको पुरस्कार मिल जाए तो आपकी जो सीखने की इच्छा है वो कैसी होती है, मजबूत होती है। ठीक है, यानी कि शिक्षक की सराहना मिलने पर छात्रों और अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपके 3 चरण हो गए। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं प्रेरणा, अभ्यास, प्रबलन मिलकर अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। आपको पहले क्वेश्चन को समझते हुए आंसर लिखना है। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित सीखने में पाठ्य पुस्तक के महत्व पर टिप्पणी लिखी। यानी गणित सीखने में पाठ्य पुस्तक के महत्व पर टिप्पणी लिखनी है। तो गणित की पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ा समझेंगे। गणित की पाठ्य पुस्तक छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह विषय को व्यवस्थित और सरल रूप से प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब इसके महत्व के बारे में जानेंगे। जो टेक्स्ट बुक होती है यानी कि जो गणित की सीखने की जो पाठ्य पुस्तक है उसके महत्व के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। पहला पॉइंट है क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, विषय को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत करती है। दूसरे पॉइंट देखें सिद्धांत और उदाहरण देती है। यानी नियमों के साथ स्पष्ट उदाहरण समझने में मदद करते हैं। स्व अध्याय यानी कि स्व अध्याय में सहायक छात्र घर पर भी स्वयं पढ़ सकते हैं। शिक्षक के कार्य के लिए मार्गदर्शक यानी शिक्षक को पढ़ाने की दिशा मिलती है। ठीक है, शिक्षक को पढ़ाने की दिशा मिलती है। 5वां पॉइंट देंगे परीक्षा की तैयारी में सहायक यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न और अभ्यास सामग्री उपलब्ध होती है। संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी होती है, यानी बार बार पढ़कर समझ मजबूत की जा सकती है। ठीक है, क्लियर। तो ये पाठ्य पुस्तक का महत्व है गणित सीखने में। अब गणित सीखने में अभ्यास पुस्तक के महत्व पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, गणित सीखने में अभ्यास पुस्तक के महत्व पर टिप्पणी लिखी है। पहले हमने पाठ्य पुस्तक की बात की थी, अब हम इसमें अभ्यास की बात करेंगे। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका के महत्व की। ठीक है, गणित सीखने में तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे। पहले तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है और इसमें अभ्यास पुस्तिका की विशेष महत्व होता है। ठीक है, गणित सीखने के लिए अभ्यास पुस्तिका का विशेष महत्व होता है क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके महत्व की बात करें तो महत्व को जानेंगे पॉइंट के माध्यम से। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है अधिक अभ्यास के अवसर। ठीक है, कई प्रकार के प्रश्न हल करने का मौका मिलता है। गणना में निपुणता। दूसरा पॉइंट कह रहा है बार बार अभ्यास से गति और शुद्धता बढ़ती है। और तीसरा पॉइंट गलतियों में सुधार यानी कि अभ्यास से अपनी कमजोरियों का पता चलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। और भी कई सारे पॉइंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आत्मविश्वास बढ़ता है यानी कि ज़्यादा अभ्यास से डर कम होता है। बार बार आप अभ्यास करोगे तो आप पे चीज़ें आने लगेंगी, आप गणित सब्जेक्ट को समझने लगेंगे, तो आपके अंदर जो भी डर है गणित को लेकर वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 5वां पॉइंट देकर समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न हल करने से सोचने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी मजबूत होती है यानी परीक्षा में प्रश्न हल करना आसान हो जाता है अगर आप पहले से ही तैयारी करके अच्छे से प्रश्न बार बार अभ्यास करके जाते हैं, परीक्षा की तैयारी करके जाते हैं। तो परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आप जो प्रश्न हल करते हैं उन्हें प्रश्न हल करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करें। अभ्यास पुस्तिका गणित में दक्षता और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित की पाठ्यचर्या क्या है। गणित की पाठ्यचर्या क्या है, परिभाषा लिखी है। तो गणित की पाठ्यचर्या के बारे में आपको लिखना है। गणित की पाठ्यचर्या वह संपूर्ण योजना है जिसमें गणित के विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ और मूल्यांकन के तरीके शामिल होते हैं। ठीक है, गणित की पाठ्यचर्या में क्या क्या होता है। गणित की पाठ्यचर्या वह संपूर्ण योजना है। गणित की पाठ्यचर्या क्या है, एक संपूर्ण योजना है जिसमें
क्या क्या होता है जिसमें गणित के विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ और मूल्यांकन के तरीके शामिल होते हैं। तो ये आप पाठचर्या के बारे में लिख सकते हैं, गणित की पाठचर्या के बारे में, ठीक है। अब व्याख्या देखें यहाँ पे कुछ पॉइंट के माध्यम से इसमें यह तय किया जाता है, ठीक है। गणित की जो पाठ्यचर्या होती है उसमें क्या क्या तय किया जाता है, क्या पढ़ाया जाएगा, आपको क्या यानी कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और क्यों पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर तय होती हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कक्षा 1 में गिनती पढ़ाई जाएगी, ठीक है। कक्षा 5 में भाग सिखाए जाएंगे, कक्षा 8 में बीजगणित पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पॉइंट के माध्यम से आप समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, गणित की पाठचर्या है, ठीक है। और ये आप परिभाषा के तौर पर आप ये लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणितीय कौशल को परिभाषित कीजिए। यानी गणितीय कौशल को आपको परिभाषित करना है, किन्हीं 2 गणितीय कौशलों के नाम भी आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। गणितीय कौशल को परिभाषित कीजिए, किन्हीं 2 गणितीय कौशलों के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। और क्लास को लाइक करो भाई, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही है क्लास, तो लाइक करो ताकि हमें भी लगे आप अच्छे से हमारी क्लासेस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ताकि हम आगे और नेक्स्ट क्लास लेके आ सकें, ठीक है। तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी जगह इस वीडियो क्लासेस को शेयर करो, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे सबसे पहले, गणितीय कौशल। गणितीय कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा विद्यार्थी संख्याओं, चिन्हों और गणितीय समस्याओं को सही और प्रभावी तरीके से समझकर हल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकें। यानी थोड़ा सरल तरीके से और जानें, गणित के सवालों को समझना और सही तरीके से हल करना ही गणितीय कौशल कहलाता है, ठीक है। गणित के सवालों को समझना और सही तरीके से हल करना ही गणितीय कौशल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना है कि गणितीय कौशल होता क्या है और किन्हीं 2 गणितीय कौशलों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो गणितीय कौशल होता क्या है, गणित के सवालों को समझना और सही तरीके से हल करना ही गणितीय कौशल कहलाता है, ठीक है। क्लियर, ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। और थोड़ा समझने के लिए गणितीय कौशल में क्या होता है, तो गणितीय कौशल यानी मैथमेटिक्स स्किल, ठीक है, वह क्षमता है जिसके द्वारा विद्यार्थी संख्याओं, चिन्हों और गणितीय समस्याओं को सही और प्रभावी तरीके से समझकर हल कर सकते हैं, ठीक है। यानी गणित के अंदर जितनी भी संख्या उनको समझे विद्यार्थी, चिन्हों को समझे और गणित में होने वाली समस्याओं को सही तरीके से यानी सही ढंग से समझकर उन्हें हल कर सके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए तो ये क्या है, गणितीय कौशल है, ठीक है। अब गणितीय कौशल के जो मुख्य नाम है, जो कौशल है, उनको लिखना है, ठीक है। मुख्य गणितीय कौशल यानी 2 लिखने हैं आपको, मुख्य गणितीय कौशल। कौशल 2 लिखने, कई सारे होते हैं बट आपको 2 लिखने हैं। जैसे गणना कौशल, ठीक है, गणना कौशल यानी कैलकुलेशन स्किल, जोड़ घटाव गुणा भाग करना, ठीक है, ये गणना कौशल में आएगा। दूसरा आएगा आपका समस्या समाधान कौशल में आएगा आपका प्रश्न को समझकर हल करना, ठीक है, प्रश्न को समझकर हल करना। समस्या समाधान कौशल यही मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न को पहले समझे, उसके बाद उसे हल करें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 पूछे थे, हमने आपको 2 बता दिए, नीचे 2 और बता देते हैं आपको, तर्क कौशल, लॉजिकल थिंकिंग और अनुमान कौशल, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा के तौर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गणित शिक्षण के किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गणित शिक्षण के किन्हीं 2 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो गणित शिक्षण, इसका आंसर देखते हैं। तो गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों के सीखने के स्वभाव को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। तो इसके 2 सिद्धांत देखेंगे। पहला है रुचि का सिद्धांत, ठीक है, रुचि का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रुचि का सिद्धांत। तो इसमें आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, वो बच्चा वही अच्छी तरह सीखता है जिसमें उसकी क्या हो, रुचि हो, इंटरेस्ट हो, ठीक है। शिक्षक को पढ़ाई को रोचक, सरल और जीवन से जुड़ा बनाना चाहिए, यानी जुड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो एक शिक्षक होता है बच्चों के लिए जो पढ़ाना चाहता है उसे उन बच्चों के जीवन से रिलेटेड बनाकर ही पढ़ाना चाहिए, तभी उनको समझ आती है जल्दी, ठीक है। तो रुचि के सिद्धांत में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यानी खेल, कहानी और गतिविधियों के माध्यम से गणित सिखाना है, यानी कि अब बच्चों को शुरुआत में खेल इंटरेस्ट आता है, खेल में, कहानी में, तो इन्हीं के माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं गिनती पहाड़े, ठीक है, खेल कहानी के माध्यम से। तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और रुचि लेगा सीखने में, ठीक है। और दूसरा आपका सिद्धांत हो जाएगा क्रियात्मकता का सिद्धांत, ठीक है।
लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं बच्चे स्वयं करके अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसमें बच्चे स्वयं सीखते हैं। क्रियात्मक सिद्धांत में केवल सुनाने के बजाय उन्हें गतिविधि में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, गिनती सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं जैसे गेंद पेंसिल का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब निष्कर्ष देखें। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं इन सिद्धांतों के प्रयोग से गणित शिक्षण अधिक रोचक, सरल और प्रभावी बनता है, ठीक है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट करा रहे हैं हम आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भाई। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप गणित में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स परचेस कर लो, नहीं किए तो अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ नोट्स जरूर खरीदें। आप नोट्स खरीदेंगे तो आपको अच्छा स्कोर होने में आपकी मदद मिलेगी, अच्छे नंबर से पास होने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करनी है तो पहले हम थोड़ा सा वाइगोत्स्की के बारे में लिखेंगे। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो दूसरों के साथ सहयोग और संवाद के माध्यम से विकसित होती है, ठीक है। ये सारी की सारी शिक्षण विधियाँ जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, बताई गई हैं गणित के बारे में, थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप सीरीज बुक पढ़ेंगे तो उनमें तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है, ठीक है। हम आपको तो आपके लिए इजी लैंग्वेज में इस सारे क्वेश्चनों को आंसर लेके आए हैं, ठीक है, शॉर्ट में। आप इन्हें अच्छे से समझेंगे तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो समझेंगे। पहले सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है, मुख्य अवधारणा समझेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें आप लिख सकते हैं सीखना दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से होता है, ठीक है। सीखना दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से होता है। शिक्षक, माता पिता और मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, सीखने के बारे में। तो आप कैसे सीख सकते हैं? तो पहला जो सिद्धांत है, जो मुख्य अवधारणा है इस सिद्धांत की, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, तो सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें सीख का कैसे जाता है? शिक्षक, माता पिता और मित्र की अहम भूमिका होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सीखने में किसी स्टूडेंट के प्रति, ठीक है, एक बच्चे के प्रति। सीखना दूसरों के साथ बातचीत और सहयोग से होता है, ठीक है। आप दूसरे से बातचीत करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, उसका सहयोग मिलेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, निकट विकास क्षेत्र। इसमें आप वह क्षेत्र जहां बच्चा मदद से कार्य कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, ठीक है, यह सीखने की सबसे उपयुक्त अवस्था होती है, ठीक है। तीसरा, सहारा देना, यानी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति बच्चे को क्रमशः सहायता देता है और जैसे जैसे बच्चा सीखता है सहायता कम कर दी जाती है, ठीक है। सीखने में शुरुआत में आपको सहयोग करना चाहिए किसी बच्चे का, जैसे सीखता जाए तो अपनी सहायता आप कम कर सकते हैं। भाषा का महत्व, ठीक है, भाषा सोच और अधिगम का मुख्य साधन होता है, ठीक है। भाषा सोच और अधिगम का मुख्य साधन होता है। बातचीत से समझ और ज्ञान बढ़ती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, शिक्षक पहले बच्चे को गणित का सवाल हल करने में मदद करता है, फिर धीरे धीरे बच्चा स्वयं हल करना सीख जाता है। क्योंकि पहले मदद किसने की थी? एक टीचर ने की थी। फिर बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है उसको कि शिक्षक कैसे गणित सॉल्व करा रहा है, गणित का सवाल हल करा रहा है, फिर उसी हिसाब से बच्चे आगे के क्वेश्चनों को हल करना लग जाता है, ठीक है, सवालों को हल करने लग जाता है, ठीक है। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक सहयोग, भाषा और मार्गदर्शन के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये सारे के सारे हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए। कैसे कराए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएं। इस क्लास को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें भाई, 2-3 बार देखें। और अभी तक आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स परचेस कर लो। नंबर नोट करो 72 40 28 72 81। मैं आपको बता दूं गणित सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट हर साल फेल होते हैं, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। इन क्लास को कम से कम 2-3 बार देखें और नोट्स परचेस करें ताकि आप भी फेल ना हो जाए, ठीक है। गणित में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, तो नंबर नोट करें अच्छे से, 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें और नोट्स परचेस करें, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे एंड हो रही है, तो आप क्लास को लाइक कर दें और जो भी आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको शेयर कर दें, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट चैनल को और भी आगे इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन रखें। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।